क्या कभी आपने सोचा है कि गर्मियों की एक साधारण सी छुट्टी आपकी जिंदगी का सबसे भयानक दुष्स्वप्न बन सकती है? आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की तह तक जाएंगे, जहां आंध्र प्रदेश के गुडूर में 3 भाइयों का सामना एक के बाद एक कई खौफनाक और अनजानी ताकतों से हुआ। चलिए इस पूरे रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, कैसे एक बहुत ही आम सी समर वेकेशन जॉब ने एक या दो नहीं बल्कि 4 अलग-अलग आत्माओं को अपनी ओर खींच लिया। अजीब लगता है ना? ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि 2019 की उस गर्मी में असल में क्या हुआ था। ये सारी रहस्यमयी कड़ियां आखिर एक दूसरे से कैसे जुड़ती गई? अगर हम इस पूरी घटना की टाइमलाइन पर एक नज़र डालें तो चीज़ें कुछ इस तरह आगे बढ़ती हैं। 2019 की गर्मियां, राजस्थान से गुडूर का सफ़र, फिर कुछ ही दिनों के अंदर पहली डरावनी घटना और घर बदलने की नौबत। उसके ठीक 3 हफ्ते बाद एक भाई पर आत्मा का पूरी तरह से कब्जा हो जाना, और आखिर में फ़ोन पर किया गया एक हैरान कर देने वाला रिमोट एक्सॉर्सिज्म, यानी भूत भगाने का अनुष्ठान। तो इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से आंध्र प्रदेश के गुडूर पहुंचने के साथ। कहानी शुरू होती है 10वीं क्लास के एक स्टूडेंट विनोद और उसके भाई प्रकाश से, जो जोधपुर से गुडूर अपने सबसे बड़े भाई ओम की मदद करने आए थे। ओम वहां एक मिठाई की दुकान चलाता था। यहाँ ये जो नंबर है ना 150, ये बहुत मायने रखता है। ओम ने 8 कमरों वाली एक बिल्डिंग में किराए का कमरा लिया था, जो उसकी दुकान से महज 150 से 200 मीटर की दूरी पर था। बस 2 मिनट का पैदल रास्ता, और यही भौगोलिक स्थिति आगे चलकर इस पूरे पैरानॉर्मल खेल का मुख्य केंद्र बन गई। अब बात करते हैं उस पहली इमारत की, जहां से इन अजीबो-गरीब घटनाओं का सिलसिला असल में शुरू हुआ। देखिए, ये इमारत काफी अजीब जगह पर बनी थी। इसके ठीक पीछे एक सड़क पार करते ही एक बड़ा सा कब्रिस्तान था, और सबसे डराने वाली बात, 8 कमरों की इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ 2 कमरों में लोग रहते थे। एक में ओम और दूसरे में उनका एक पड़ोसी। बाकी पूरी जगह एकदम वीरान। और यहीं से खौफ शुरू हुआ। विनोद को अपने कमरे में किसी के होने का एहसास होने लगा। हद तो तब हो गई जब उसने शीशे में अपने पीछे एक डरावनी आकृति देखी और डर के मारे कंघी फेंककर वहां से भाग खड़ा हुआ। कभी छत पर कोई अनजान आदमी तेलुगु में कुछ बड़बड़ाता नजर आता, तो कभी रात को छत पर सोते वक्त कब्रिस्तान के पेड़ों से अचानक चमगादड़ों का हमला हो जाता। इस बढ़ते हुए खौफ के बीच एक रात, जब कॉमन बाथरूम अंदर से रहस्यमयी तरीके से लॉक हो गया, तो बड़े भाई ओम ने हालात संभालने की कोशिश की। उसने अपने भाइयों से कहा, अरे ये लकड़ी का दरवाजा है, पानी पड़ने पर अक्सर जाम हो जाता है। ये बस एक कोशिश थी डर को टालने की, ताकि छोटे भाई घबराए नहीं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। दरवाजा जाम बिल्कुल नहीं था। अचानक अंदर से एक बेहद खौफनाक तेलुगु आवाज गूंजी और दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ठीक उनके पास से गुजरी हो। ये वो ब्रेकिंग पॉइंट था जिसने ओम को भी अंदर तक हिला दिया। उसे मानना पड़ा कि ये घर शापित है। और सबसे डरावनी बात, इस घटना के तुरंत बाद विनोद का शरीर एक अस्वाभाविक तेज गर्मी से तपने लगा, जो किसी भी एंगल से नॉर्मल बुखार नहीं था। घबराहट में उन्होंने तुरंत जगह बदलने का फैसला किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो एक खतरे से निकलकर दूसरे और भी बड़े खतरे में कदम रखने वाले हैं। ओम ने घबराकर दुकान के मालिक रहीम खान को फोन किया और नया कमरा ले लिया। अब इन दोनों जगहों को जरा कंपेयर करके देखिए। एक तरफ वो पुराना कब्रिस्तान वाला घर है जहां आत्माओं का साया पूरी तरह से एक्टिव था, और दूसरी तरफ वो नया अपार्टमेंट है जहां उन्होंने शिफ्ट होने का फैसला किया। ये नया अपार्टमेंट पिछले 2 साल से बिल्कुल खाली पड़ा था। क्यों? क्योंकि वहां रहने वाला एक कपल अपना सारा सामान ज्यों का त्यों छोड़कर रातों रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था, और उनका कभी कोई सुराग नहीं मिला। जरा सोचिए, प्रकाश पुराने घर में अकेला बचा हुआ सामान पैक कर रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ है, और तभी उसे कब्रिस्तान की तरफ से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज सुनाई देती है, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगा। शुरू में तो प्रकाश को लगा कि शायद मकान मालिक रहीम आवाज दे रहा है, लेकिन ओम को तुरंत समझ आ गया कि खतरा कितना बड़ा है। उसने साफ कह दिया कि अब कोई भी अकेला पैकिंग नहीं करेगा। नए घर में शिफ्ट होते होते इस डर ने इन भाइयों की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी थी। और फिर दोनों जगहों का खौफ आपस में मिल गया। पुराना घर और नया घर, दोनों की डरावनी ऊर्जाएं एक हो गईं। ये वो पॉइंट था जहां चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं।
दुकान पर बैठे बैठे विनोद ने देखा कि पुरानी इमारत की छत से वही लंबा आदमी उन्हीं कपड़ों में उसे लगातार घूर रहा है। नया घर भी सेफ नहीं था। एक रात घर लौटते वक्त उन्हें नए अपार्टमेंट के ठीक बाहर बिखरे बालों और झुके हुए सिर वाली एक बेहद डरावनी महिला दिखी। और उस रात वो एक ऐसी अस्वाभाविक गहरी नींद में सोए कि अगले दिन सुबह 11 बजे ही आंख खुली, जबकि ओम उनका दरवाजा पीट पीट कर और फोन कर करके थक चुका था। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल उठता है। क्या होता है जब कोई इंसान एक ऐसे खौफनाक हादसे का गवाह बने जिसे आसपास मौजूद कोई और व्यक्ति देख ही ना पाए? हुआ कुछ यूं कि दुकान के काउंटर पर काम करते हुए विनोद ने देखा कि उनकी पुरानी इमारत के ठीक बाहर एक बस ने एक आदमी को बुरी तरह कुचल दिया। खून से लथपथ एक भयानक एक्सीडेंट। लेकिन सबसे बड़ा शौक तब लगा जब पता चला कि उसके ठीक बगल में खड़े प्रकाश ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। सड़क एकदम नॉर्मल थी। इस प्रेतवादित भ्रम ने विनोद को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया और उसे तुरंत वापस राजस्थान उसके गांव भेज दिया गया। विनोद के जाने के बाद गुडोर में पीछे रह गया सबसे बड़ा भाई ओम। अब वो इन अदृश्य ताकतों का अकेला और मुख्य शिकार बन चुका था। ओम की हालत दिन ब दिन कैसे बिगड़ती गई, जरा इसे देखिए। एक रात उसे अंधेरे में ठीक उसी जगह किसी अदृश्य शक्ति से बातें करते हुए पाया गया जहां उन्होंने उस डरावनी महिला को देखा था। अगली सुबह उसने साफ मना कर दिया कि वो रात को कमरे से बाहर भी गया था। और फिर ठीक 3 हफ्ते बाद उसका शरीर सूखने लगा। उसने अपनी मां को रोते हुए फोन किया और बताया कि वो खून की उल्टियां कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ कर बैठी है और घर वापस नहीं जाने दे रही। जब लगा कि अब सब खत्म होने वाला है, तब एंट्री होती है राजस्थान से उनके मामा जी की। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर तीनों भाई साथ थे तो आत्माओं ने सिर्फ ओम को ही शारीरिक नुकसान क्यों पहुंचाया? इसका जवाब बेहद हैरान करने वाला था। दरअसल विनोद और प्रकाश दोनों ने गले में हनुमान जी का लॉकेट पहना हुआ था। ये आध्यात्मिक तावीज एक ढाल की तरह काम कर रहा था। इसी वजह से आत्माएं सिर्फ भ्रम पैदा कर पाईं, उन्हें डरा पाईं, लेकिन छू नहीं सकीं। लेकिन काम के दौरान ओम का लॉकेट कहीं गिर गया था, जिसने उसे इन ताकतों के सामने पूरी तरह से निहत्था और असुरक्षित कर दिया। ओम की जान बचाने के लिए मामा जी ने जो किया वो किसी हॉरर फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था। एक रिमोट एग्जॉर्सिज्म। उन्होंने फोन के स्पीकर पर कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। मंत्रों का असर इतना तेज था कि ओम दुकान पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसे तैसे उसे होश में लाकर जो पहली ट्रेन मिली उसमें बैठाकर वहां से भगाया गया। लेकिन आत्माओं ने उसका पीछा राजस्थान तक किया। आखिरकार गांव पहुंचने पर मामा जी ने एक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किया और उन सभी आत्माओं को हमेशा के लिए एक पेड़ से बांध दिया। जब मामा जी ने अपनी शक्तियों से पूरा सच उजागर किया तो सब सन्न रह गए। वहां 1 या 2 नहीं बल्कि 4 अलग अलग आत्माएं थीं। पहले घर से 2 आत्माएं जुड़ी थीं, एक जो पास के कब्रिस्तान से आई थी और चमगादड़ों और धमकियों के जरिए डरा रही थी। दूसरी उसी इमारत की एक पुरानी आत्मा जो छत पर तेलुगु बोलते हुए नजर आती थी। और नए अपार्टमेंट से भी 2 आत्माएं जुड़ी थीं, उस कपल की आत्माएं जो वहां से गायब हुए थे। पति की मौत बस से कुचले जाने से हुई थी, जिसका भ्रम विनोद ने देखा था, और पत्नी जिसने सदमे में आकर आत्महत्या कर ली थी, वही बिखरे बालों वाली डरावनी महिला। इन 2 अलग अलग जगहों के दर्दनाक इतिहास ने मिलकर इस पूरे दुस्वप्न को जन्म दिया था। इस पूरी खौफनाक घटना को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल हमारे दिमाग में गूंजता है। अगर कोई भी दर्दनाक हादसा किसी जगह पर अपना एक अदृश्य निशान छोड़ जाता है, तो जरा सोचिए हमारे और आपके आसपास मौजूद उन खाली मकानों, बंद कमरों या सुनसान रास्तों में इस वक्त कौन सी अनजानी ताकतें खामोशी से छिपी हो सकती हैं। ये एक ऐसा ख्याल है जो वाकई रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। उम्मीद है आज के इस चर्चा ने आपको इन अनकही और अनदेखी दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।